तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देख रहे थे। ठीक है, कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके थे। पहला प्रॉपर्टी जेड बार का जेड बार, एक बार दोबारा फिर से अगर उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाएगा। और ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे थे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी, जेड इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड जेड का स्क्वायर होता है। जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान के कोई भी प्रूफ इसमें आप अपने आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। उसके बाद हम लोग जेड वन प्लस जेड टू का बार देखा और फिर जेड वन इंटू जेड टू का होल बार देखा। ठीक है, ये जेड वन का बार इंटू जेड टू का बार होता है। तो इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ का प्रूफ, जैसे जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है जेड वन इंटू जेड टू का होल बार और जेड वन अपॉन जेड टू का होल बार ना। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ को अभी होल्ड करते हैं। ये प्रूफ तो वैसे कर सकते हैं क्या कि एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन मानेंगे जेड वन को, जेड टू को मानिए एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। बट इससे आसान प्रूफ होगा इसका जब हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ लेंगे। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ते हैं। चरघातांकी रूप किसी सम्मिश्र संख्या का जो होता है उससे इन सब ये दोनों जो लास्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। और बाकी एक्स प्लस आयोटा वाई मान के हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चरघातांकी वाले से 1 मिनट में ही प्रूफ हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। आज का टॉपिक जो हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करना है अभी, वो टॉपिक स्टार्ट करना है हम लोग को आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, वो टॉपिक के कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग किस पे मूव करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग अपने नए टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है जेड इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस आयोटा वाई और हमको दे रखा है कि जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड क्या है, 0 है। देन फाइंड जेड। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि जो हमारा जेड है एक सम्मिश्र संख्या है जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, जहाँ पे एक्स जेड का रियल पार्ट है और वाई उसी जेड का इमेजनरी पार्ट है। और जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड क्या है, 0 है। तो हमको जेड फाइंड आउट करना है। तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन चालू करेंगे। ठीक है, होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया गया, तो हम लोग अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि जो मॉड जेड होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का या पॉइंट एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी रियल पार्ट ऑफ एक्स का रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो मॉड जेड ही तो देखे थे हम लोग। मॉड जेड हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, या इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, अब इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखे थे। और क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड, ये बराबर क्या है, 0 के। ठीक है, जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड, तो जेड का स्क्वायर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड हमको दे रखा है 0 के बराबर। तो जेड का स्क्वायर निकाल के मॉड जेड की वैल्यू हमको पहले से ही पता ही है, पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब जेड का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस जो हमको क्या दे रखा है, इसका जेड का मापांक, और जेड का मापांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, बराबर क्या दे रखा है हमको, 0 दे रखा। अब एक्स प्लस आयोटा वाई के होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक्स स्क्वायर आयोटा वाई का होल स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 0। अब बराबर में 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 0 प्लस आयोटा 0 ही है, उसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट है, यही हमारा क्या है, इसका ये क्या है, रियल पार्ट है। तो ये रियल पार्ट भी हमारा 0 हो जाएगा। और जो 2xy है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट भी हमारा 0 है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि जेड स्क्वायर प्लस जो जेड का बार, जेड का जो मापांक है, इनका दोनों का समेसन जो है वो 0 के बराबर है। तो रियल पार्ट को भी 0 के बराबर कर दिया गया और इमेजिनरी पार्ट को भी 0 के बराबर कर दिया गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 0 और 2xy बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को देखिए, सेकंड इक्वेशन में देखने में क्या मिल रहा है आपको, 2xy 0 है। तो क्या हो सकता है, या तो x 0 हो जाए या तो y 0 हो जाए। ये केस हो सकता है कि x बराबर 0 हो जाए और y बराबर 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए, y बराबर 0 हो जाए। एक केस और भी हो सकता है, और x एंड y बोथ आर 0। ठीक है, दो तीन केस बन सकते हैं कि या तो x 0 हो जाए और y 0 नहीं हो, x बराबर 0 है और y 0 नहीं है। यहाँ पे y बराबर 0 है, x 0 नहीं है। इस केस में दोनों ही 0 हैं, मतलब x बराबर 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो तीन टाइप के पॉसिबल केसेस बन रहे थे। पहला केस था x 0 है y 0 नहीं है, दूसरा केस था y 0 है x 0 नहीं है, तीसरा केस है कि x और y दोनों ही 0 हैं। अब देखिए, जब x 0 होगा, इस इक्वेशन में पुट कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे आता है वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है, अब वो किसी से अगर हम पूछेंगे तो क्या बताएगा, वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई होगा। लेकिन वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई नहीं होता, क्योंकि किसी भी रियल संख्या का अगर हम लोग वर्गमूल ले रहे हैं तो वह एक धनात्मक संख्या ही आएगा। और धनात्मक संख्या आएगा तो केवल वाई लिखना गलत हो जाएगा। केवल वाई लिख रहे हैं तो कभी ना कभी वाई नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर का अंडर रूट आया, वाई स्क्वायर के अंडर रूट को वाई लिख दिए, तो सॉल्व करने पे अगर वाई नेगेटिव मिल जाएगा तब तो ये वायलेट कर दिया उस चीज़ को कि वाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए वाई स्क्वायर के अंडर रूट को हम क्या करते हैं, केवल वाई लिखने की बजाय मॉड वाई लिखते हैं, क्योंकि मॉड वाई हमेशा ही धनात्मक आएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना। अभी ये तीनों पार्ट करने के बाद एक छोटा सा डिस्कशन किया जाएगा, उस डिस्कशन में समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी के लिए इसको ध्यान से रखिए, वाई स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो मॉड ऑफ वाई होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई, मतलब अब वाई स्क्वायर का जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। तो हम लोग को पता है ना, वाई स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इसी टाइप से होता है। वैसे ही वाई स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है। अब मॉड ऑफ वाई का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड ऑफ वाई का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। मॉड ऑफ वाई का ग्राफ ये और ये। ठीक है, तो ये जिन दो जगह पे कट करेंगे वहीं दोनों जगह पे दोनों का वैल्यू सेम होने वाला। अब देखिए ध्यान से कि कितनी जगह पे लोग कट कर रहे हैं। एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है। दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जो टच कर रहा है उस पर क्या कर रहा है, वो ओरिजिन पे। तो जब ओरिजिन पे टच करेगा तो एक्स को 0 लेके ही चले हैं। ओरिजिन पे जब टच करेगा तो वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो तीसरा केस हो गया। बट इस केस में हम लोग क्या मान के चलेंगे, वाई 0 नहीं होना चाहिए। तो वाई अगर 0 नहीं है तो यही दोनों पॉइंट हो सकते हैं। अब किन दो, ये कौन से दो बिंदु हैं, वाई की वैल्यू 1 हो तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर का अंडर रूट भी 1। वाई का मान अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 का मापांक। वाई की वैल्यू अगर -1 होगी तो भी संतुष्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। ठीक है, दो वैल्यू वाई की यहाँ से पॉसिबल है। तो क्या किस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है, x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो जो जेड था हमारा क्या हो जाएगा, 0
प्लस आयोटा 1, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। एंड ये पॉसिबल केसेस है, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन सकते हैं, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको केस निकालना है। अब देखिए जब ये -1 होगा तो क्या बनेगा हमको, 0 माइनस आयोटा 1, ठीक है, एक आयोटा 1 एक 0 माइनस आयोटा 1, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि जो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है, तो y की वैल्यू 0 को ऊपर इक्वेशन में पुट करा सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू 0 होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर यानी 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉड एक्स आता है, जो कि किसी भी रियल संख्या का वर्गमूल जो होगा धनात्मक ही आएगा। अभी उसके लिए डिस्कशन पे चलते हैं हम लोग, अभी के लिए ध्यान रखिए किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर का अंडर रूट है तो मॉड एक्स आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिलेट करके अभी देखेंगे, नेक्स्ट जो डिस्कशन चालू करेंगे। अभी के लिए याद रखिए मॉड एक्स, ध्यान रखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स 0 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर भी एक धनात्मक संख्या, एक्स कोई भी रियल नंबर है, -2 है, -2 का स्क्वायर भी 4 धनात्मक संख्या, तो कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर एक धनात्मक संख्या ही आएगा। और मॉड एक्स ये भी एक धनात्मक संख्या है। अब दो धनात्मक संख्याओं का योग कब जीरो हो सकता है, जब दोनों ही जीरो हो जाए, और कोई पॉसिबल केस नहीं हो सकता, क्योंकि और भी कोई भी पॉसिबल केस लोगे तो दोनों को जोड़ने पे जीरो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पे जीरो चाहिए तो एक्स की वैल्यू को जीरो होना ही पड़ेगा, मतलब ये टर्म भी जीरो होनी पड़ेगी, ये टर्म भी जीरो होनी पड़ेगी। अब दोनों टर्म कहाँ पे जीरो होंगी, एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 0 हमको मिल जाएगा, और कोई पॉसिबल केस नहीं है। अभी यहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो पॉसिबल केस बन सकता था, ठीक है, उसका अलग मैटर है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों ही रियल हैं, तो दोनों ही रियल का केस है, तो एक्स की वैल्यू को जीरो होना ही पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स को जीरो बनाने के लिए। अब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो हम मान के चलें कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वाई भी जीरो एक्स भी जीरो तो उसका तीसरा केस है। अब ये तीसरा केस देखिए, तो तीसरे केस में हमारा क्या है कि एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है, तो जेड हमको क्या मिलेगा, 0 प्लस आयोटा 0। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हमको 3 पार्ट मिल रहे हैं, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो सकता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये हो सकता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये हो सकता है। हमको क्या करना था कि जेड की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी थी, तो जेड की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। एक बार एक्स को जीरो माने, वाई जीरो नहीं माने, फिर एक बार वाई को जीरो माने, एक्स को जीरो नहीं माने, तीसरा केस में दोनों को ही जीरो मान लिए, ठीक है। चीज़ें समझ में आई नहीं क्या हो रहा है। अभी के लिए ध्यान रखिए वाई स्क्वायर का अंडर रूट है तो मॉड ऑफ वाई होता है, क्यों, क्योंकि किसी भी रियल संख्या का वर्गमूल जो होता है हमेशा धनात्मक आता है, और कोई धनात्मक संख्या आएगी तो केवल उसको वाई लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए गलत क्यों होगा, इस पर समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर का अंडर रूट है, अभी हम इसको केवल एक्स लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अगर इसको केवल एक्स लिख देते तो क्या होने जाता है, देखो एक्स कॉमन लिए, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 या -1 दोनों आ सकती थी, बट -1 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर को के अंडर रूट को क्या लिखें, एक्स लिखें। अब एक्स की वैल्यू अगर -1 होगी तो अंडर रूट ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये गलत तरीका है, क्योंकि अंडर रूट हमेशा धनात्मक आने वाला है, तो हम मापांक के साथ ही लिखेंगे तभी हमारा जस्टिफाई हो पाएगा, ठीक है। तीसरा केस भी हम लोगों ने देख लिया। अब वो डिस्कशन मोड पे चलते हैं कि डिस्कशन क्या करना है हम लोग को। देखिए डिस्कशन कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दो चीज़ें देखिए साथ में आप, कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, एक फर्स्ट चीज़ ये है, एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अब बताइए दोनों चीज़ें सेम हैं कि अलग अलग हैं, सोचिए थोड़ा सा, दोनों चीज़ें सेम हैं कि अलग अलग हैं, बताइए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि दोनों चीज़ें सेम हैं, क्योंकि जो पहला इक्वेशन है दोनों साइड में स्क्वायर कराएंगे तो इक्वेशन हमको मिल जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। अब ध्यान से समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे समझिए एक बार इसको देखिए, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है,
तो x जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमेशा धनात्मक आता है। x और y दोनों रियल हैं, ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो x हमेशा ही धनात्मक होने वाला है, जीरो भी हो सकता है, और y भी हमेशा धनात्मक होगा, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में x की वैल्यू धनात्मक आएगी, चलिए ठीक है, धनात्मक x की वैल्यू आनी है, ये तो फिक्स है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है किसी संख्या का, तो किसी संख्या का स्क्वायर हमेशा ही धनात्मक संख्या होता है, जीरो भी हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। नहीं समझ में आया? देखिए एक बार इसमें, अब x को एक बार आप 4 पुट करके देखिए, x को एक बार अगर 4 पुट करेंगे आप, तो 4 का अंडर रूट 2, y की वैल्यू 2 आएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करके देखिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक +2 और एक -2। ये समझ में आएगी नहीं? तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है। एक बार इनका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। जो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम लोग जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे होंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, nth रूट ऑफ यूनिटी जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें इसके लिए एक पूरा लेक्चर असाइन करेंगे, उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस बारे में, ठीक है। अभी के लिए इतना केवल देख लिए, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि वाई इक्वल टू रूट एक्स है, तो एक्स की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती बट जीरो हो सकती है। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई भी जीरो आएगा। एक्स वर्सेज वाई का ग्राफ बनाते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू भी जीरो। अब एक्स की वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी, जीरो से बड़ी वैल्यू डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 3.5 डालेंगे, 0.2 डालेंगे, हमेशा जीरो से बड़ी वैल्यू डालेंगे। तो क्या होने वाला है, जीरो से बड़ी कोई वैल्यू डालेंगे तो उसका अंडर रूट होकर वाई की वैल्यू हमको मिलने वाली है। तो कुछ और वाई की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट है तो हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा। तो वाई की वैल्यू कुछ इस टाइप से कर्व फॉलो होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि पैराबोला पढ़ेंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन कुछ इसी टाइप से होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। बट वहाँ पे इसमें वाई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका ग्राफ है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स वर्सेज वाई का ग्राफ है ना। तो इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती थी, बट इसमें y की वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अगर लिखेंगे तो y की वैल्यू +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। लेकिन y की वैल्यू अगर √4 हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो y की वैल्यू को केवल +2 ही होना पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ जैसा लगता है कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 4 है, 4 का अंडर रूट हम बोल रहे हैं, तो रियल नंबर में 4 का अंडर रूट 2 ही होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में हम लोग चले जाएंगे तो 4 का अंडर रूट +-2 होगा। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? तो देखते हैं, उसके लिए बहुत डिस्कशन करना है हम लोग को। जब nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए केवल ध्यान रखिए, अगर 4 रियल नंबर है, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 ही मिलेगा। लेकिन अगर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा तो 4 + j0 है, 4 + i0 है, ठीक है। तो उसका अंडर रूट हमको +-2 + i0 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल की बात हो जा रही है, अब इसको साइड रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे y की वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है। तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। पैराबोला का ग्राफ ऐसे ही बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। मतलब जो ग्राफ था वही ग्राफ सेम टू सेम है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हर एक एक्स के लिए 2 वाई मिलने वाला है। यहाँ पे हर एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलेगा, जो कि वाई हमेशा ही धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स का कोई वैल्यू है, उस जैसे एक्स का वैल्यू मान लो 4 है, तो उस 4 पे वाई की 2 वैल्यू आएंगी, +2 -2। लेकिन एक्स का यहाँ पे कोई अगर 4 वैल्यू है तो वाई की वैल्यू +2 ही होगी। ये दोनों ग्राफ समझ में आए? ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, देखने में सेम लग रही हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो सेम ही आ जाएगा, बट सेम नहीं है। तो ये फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे फंक्शन में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ पे डोमेन यानी प्रांत की बात करेंगे, वहाँ पे रेंज यानी परिसर की बात करेंगे, तो वहाँ सब भी सब चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए वाई स्क्वायर टू रूट एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। देखने में सेम लग रहा है बट सेम नहीं है। यहाँ पे वाई की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहाँ पे वाई की वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है। दोनों का ग्राफ देख के समझ में आया आपको? ये रियल की बात हो रही है, एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर होने वाले हैं। एक्स रियल नंबर है तो रियल का अंडर रूट भी रियल ही आने वाला है, वाई भी रियल नंबर है, रियल का स्क्वायर भी रियल ही आने वाला है। केवल रियल की बात की है हम लोग, इमेजनरी की बात या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं की है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जाएंगे तो याद कीजिए, जब हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का,
तो वहाँ पे क्या बनाते थे कि कोई भी अंडरवुड में कुछ नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक बना देते थे और बाद में पूर्णांक बना के प्लस माइनस करके वही वैल्यू लिख देते थे, याद है ना। लेकिन यहाँ पे जब रियल की बात करते हैं, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। आपके पास है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए इसका अंडर रूट हमारे पास है, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, अभी ऊपर में देखें एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स होता है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अभी हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख दें, ओनली एक्स लिख दें, तो एक्स कभी ना कभी ऋणात्मक हो जाएगा अगर एक्सप्रेशन में सॉल्व किया जाएगा तो एक्स अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो ये वायलेट कर जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्गमूल है, तो वर्गमूल हमेशा धनात्मक आने वाला रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉड एक्स लिखते हैं, ठीक है। मॉड एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ही धनात्मक संख्या है, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो जाए, एक्स की वैल्यू अगर -2 होगी तो -2 अगर हुई तो -2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 का अंडर रूट हमेशा ही +2 ही आने वाला, हमेशा +2 आने वाला, मॉड ऑफ एक्स है। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये क्या आने वाला है, याद कीजिए जब हम लोग स्क्वायर रूट आप पढ़ रहे थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे जब अंडर रूट के अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर था तो पूर्णांक बनाते थे, याद है ना। तो पूर्णांक बनाने के बाद इस जेड स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिखते थे, जेड स्क्वायर के अंडर रूट को प्लस माइनस जेड लिखते थे कि नहीं। तो यही डिफरेंस है रियल वाले के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए। तो रियल केस में क्या हो रहा है, रियल केस में ये हो रहा है कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स के बराबर है, चूँकि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट है, ठीक है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही चीज़ें लिखते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब करते थे पूर्ण बनाते थे, याद है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो रियल के केस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के केस में एक जेड स्क्वायर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का अंडर रूट तो प्लस माइनस जेड होता है, याद है। वैसे एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है मॉड ऑफ एक्स होता है, छोटा सा डिस्कशन किए हम लोग अभी, ठीक है ना। तो अभी जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में जो प्लेन बनाते हैं, आर्गेंट प्लेन जो बनाते हैं यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, तो क्या होता है, वो रियल और इमेजनरी एक प्लेन होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए जेड एक्स प्लस आउटा वाई, तो उसका अगर हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाना है तो उसके रियल एक्सिस बनाते हैं और एक इमेजनरी एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो रियल एक्सिस में एक्स के बारे में, जो एक्स है रियल वाला उसका पार्ट है, उसके बारे में प्रदर्शित करते हैं, और जो वाई है इमेजनरी पार्ट है उसको हम इमेजनरी एक्सिस में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रियल नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कर्व है आपके पास, कोई भी वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है, तो उसमें हम क्या किस टाइप से ग्राफ बनाते हैं, एक्स का के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू का हम प्लॉट बनाते हैं। वाई स्क्वायर टू अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो वाई क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे तो वाई क्या आएगा, इस हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। तो वहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू डालते जाएँ और वाई की वैल्यू हमको मिलती जाए। ये वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, और दोनों रियल नंबर होते थे, इमेजनरी वहाँ पे नहीं रख के चलते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जब इमेजनरी की बात हम लोग करते हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर हमको प्लॉट बनाना है तो वो हम आर्गेंट प्लेन में बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाते हैं। तो उस प्लेन में जब हम किसी कर्व का प्लॉट बनाते हैं तो उसमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्स एक्सिस होता है और उसका इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो डिस्कशन है, तो डिस्कशन अगर करते जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना। तो डिस्कशन की कोई लिमिट नहीं ना, इनफाइनाइट टाइम में डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम लोग को सिलेक्टेड टाइम में करना है ना, तो सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है। तो इसके लिए आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा जो नॉलेज है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया क्वेश्चन ना, क्वेश्चन समझ में आया, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन भी लेके चल गए हम लोग, ये दोनों पार्ट को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं।
एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है एक्स प्लस आयोटा वाई, और हमको एक चीज़ दे रखा है कि जेड का जो बार है यानी कि जेड का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, आयोटा जेड स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है, देन फाइंड जेड। ठीक है, जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड का जो बार है वो क्या है, आयोटा जेड स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जेड का बार हम लोग देखे थे लास्ट क्वेश्चन में, जेड का बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस से में क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत डिटेल में देख चुके हैं हम लोग। तो जेड बार जो आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा, और ये किसके बराबर है, आयोटा इंटू जेड स्क्वायर को लिख दीजिए, एक्स माइनस आयोटा वाई यानी जेड बार इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बस वही जेड स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, अब आयोटा का मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ठीक है, तो एक्स माइनस आयोटा वाई जो है, आयोटा का मल्टीप्लाई अंदर में करा दीजिए, तो आयोटा एक्स स्क्वायर। और चूँकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा एक्स स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 होता है, मल्टीप्लाई करा दी माइनस का आयोटा वाई स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, 2 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई। अब एक्स माइनस आयोटा वाई इस साइड में है, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यानी कि माइनस का 2xy। ठीक है, तो दोनों साइड में हम लोग को क्या कराना है, कंपैरिजन करा देना है, रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट से हमको कंपैरिजन करा देना है। और जो यहाँ पे रियल पार्ट है माइनस का 2xy है, यहाँ पे रियल पार्ट क्या x है, तो माइनस का 2xy इज इक्वल्स 2x है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट का कंपैरिजन हमको इमेजनरी पार्ट से कराना है। पहला इक्वेशन यहाँ से मिल गया, इसका रियल पार्ट माइनस का 2xy था, इसका रियल पार्ट x था, तो माइनस के 2xy को x के बराबर कर दिया गया। इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या, माइनस का y है, और यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है आयोटा को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो दो इक्वेशन मिल गया, एक क्या माइनस का 2xy इक्वल्स टू एक्स है, एक माइनस का y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो 2xy को एक साइड में ले जा सकते हैं, तो x प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 0, एक्स को ले सकते हैं कॉमन, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x इंटू 1 प्लस 2y 0 है, तो क्या हो सकता है, x की वैल्यू हो सकती है 0 और y की वैल्यू हो सकती है माइनस का 1/2। ये दोनों पार्ट तो जीरो हो सकते हैं, या तो x 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो y की वैल्यू -1/2 आएगा। ठीक है, ये दो केसेस हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब देखिए अगर x 0 है तो x 0 होने पे y क्या आने वाला है उसको हमको निकालना पड़ेगा। x अगर x 0 है पुट कर दीजिए, तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 0 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन की मदद लेके हम लोग 2x का मान निकाले हैं। अब इन 2x के मान की मदद लेके 2y का मान निकालेंगे, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है, मतलब y इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू 1 मिल गई। तो जब x 0 था तो y की 2 वैल्यू मिल गई, पॉसिबल वैल्यू। अब जब y की वैल्यू -1/2 है, इसको भी पुट करके देख लीजिए, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0 है, पहला केस है, y की वैल्यू -1/2 है, तो y की वैल्यू -1/2 यहाँ पे पुट करके x का मान इसके कोरेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू -1/2 तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माइनस ऑफ -1/2 यानी 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1/4
यही तो आने वाला है, क्योंकि x प्लस 2xy 0 था तो x 0 होगा, या y इज इक्वल्स टू -1/2 होगा। तो वही x को 0 इस इक्वेशन में पुट करके y की दो वैल्यू निकाल लिए। अब x को y को -1/2 पुट करके x की दो वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, 1/4 इधर आ जाएगा, तो 3/4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, ±√3/2। ठीक है, तो हमको क्या करना क्या है इसमें कि हमको जेड के सारे पॉसिबल मान निकालने हैं। तो जब हम लोग एक्स की वैल्यू को 0 लेके चले तब ये वाई की वैल्यू 0 मिली, वो 1 मिली। तो कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू 0 लेके चले तो जो एक जेड हो सकता है हमारा क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू को 0 ले चले, वाई की वैल्यू 0 मिल गई। और क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू को 0 लेके चले और वाई की वैल्यू 1 मिल गई, तो वाई प्लस आयोटा 1। ठीक है, अब y की वैल्यू को -1/2 लेके चले तो x की वैल्यू +√3/2 या -√3/2। तो +√3/2 लेके चले, देख लो +√3/2 प्लस आयोटा y होता है, तो आयोटा -1/2। ठीक है, और एक केस क्या हो सकता है, जब x हमारा क्या -√3/2 होगा, तो -√3/2 प्लस आयोटा टू -1/2। ये इतने टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पॉसिबल हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को दिखा देते हैं। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि जेड का बार है, यानी जेड का जो कॉन्जुगेट है आयोटा जेड स्क्वायर है। जेड का बार हमको पता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, तो एक्स माइनस आयोटा वाई को पुट कर दिए, और आयोटा जेड स्क्वायर की जगह पे जेड स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिए ओपन करके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करते गए। बाद में रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेरिजन और इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट से कंपेरिजन, वही कराते हुए दो इक्वेशन मिल गई हमको। पहले इक्वेशन से हम दो कंडीशन निकाली, x 0 y इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल केसेस हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2। अब ये दोनों साथ में नहीं हो सकता, अगर ये दोनों साथ में होगा तो एक बार पुट करके देख सकते हैं। अगर x भी 0 है, y की वैल्यू -1/2, ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, दोनों साथ में नहीं हो सकता। x इज इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पे और लिख सकते हैं, और y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 1/2 है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 हुआ, तो 0x इक्वल्स टू पुट करके दूसरी इक्वेशन से y की दो वैल्यू निकाल ली, और x जब y की वैल्यू -1/2 है तो इस -1/2 को यहाँ पे पुट करके x की दो वैल्यू निकाल लिए। तो इतने टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है, 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 1, √3/2 प्लस आयोटा -1/2, क्योंकि y की वैल्यू -1/2 है, -√3/2 प्लस आयोटा -1/2। ठीक है, ये पॉसिबल सारे केसेस हो गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ भी जेड हमको दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, और हमको क्या दे रखा है कि जेड प्लस मॉड जेड ये किसके बराबर है, 1 + 7 आयोटा के बराबर है। तो हमको क्या करना है, फाइंड जेड। ठीक है, जेड हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसी एक्सप्रेशन का तो मदद लेंगे। हमको दिया गया है जेड जो x प्लस आयोटा वाई है, और जो जेड का मापांक है प्लस जेड वो 1 + 7 आयोटा है। तो इसी को पुट करते हुए चलिए, जेड क्या है x प्लस आयोटा वाई पुट कर दिए, प्लस जेड का मापांक क्या होता है x² + y² का अंडर रूट, x² + y² का अंडर रूट, ये बराबर किसके 1 + 7 आयोटा के। सिंपल। अब रियल पार्ट का कंपेरिजन रियल पार्ट से कर दीजिए, x + x² + y² का अंडर रूट है प्लस आयोटा वाई, ये बराबर किसके 1 + 7 आयोटा के। अब ध्यान से देखिए, इधर साइड में रियल पार्ट ये है, इधर साइड में रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेरिजन हो जाएगा। इधर साइड में इमेजनरी पार्ट वाई है, इधर साइड में इमेजनरी पार्ट 7 है, तो इसका कंपेरिजन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x + x² + y² का अंडर रूट, ये किसके बराबर है 1 के। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन जो y का कंपेरिजन कराएंगे तो y की इक्वल टू 7 आ जाएगा, y इक्वल टू 7 यहाँ पे पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिला, सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिला, तो इस y इक्वल टू 7 को पहले इक्वेशन में पुट करके x का मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या मिल जाएगा, x + x² + y का स्क्वायर मतलब कि 49 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1 है। तब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x की पॉसिबल वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट है,
तो अगर हम 1x को साइड में ले जाएंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्लास 10th का भी लड़का सॉल्व कर लेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49, इधर में एक्स को लेके दोनों साइड में स्क्वायर करा दिए, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x हो जाएगा उधर, 49 आएगा इधर, तो क्या मिल जाएगा हमको 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 48, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 24, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन में हमको जेड दिया गया था एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड प्लस मॉड जेड, इसका वैल्यू 1 प्लस 7 आयोटा दिया गया था। तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ठीक है। मॉड जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से रियल पार्ट का मान राइट हैंड साइड के रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे। इधर साइड में रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसको हम इसके रियल पार्ट यानी 1 से इक्वेट कर दिए, और जो इसका इमेजनरी पार्ट था यानी वाई था इस साइड में, उस इमेजनरी पार्ट को इधर साइड के इमेजनरी पार्ट से कंपेरिजन कर दिए, वाई की वैल्यू आ गई 7। अब वाई की वैल्यू 7 को यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स का मान आ जाएगा माइनस का 24। तो जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पूछा हुआ था कि हमको जेड की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी, जेड की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू आ गई -24, वाई की वैल्यू 7 फिक्स थी। तो जो हमारा जेड मिल जाएगा, आंसर को रेड पेन से लिख देते हैं, जेड क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू -24 है प्लस आयोटा वाई यानी आयोटा 7। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। तीनों क्वेश्चन समझ में आए। पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हो गया, दूसरे तीसरे में थोड़ा कम ही डिस्कशन हुआ। दूसरा तीसरा बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे पुट करते चले गए, उसमें कुछ कहीं सोचना नहीं था, बट इक्वेशन को बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना था, आंसर मिल जाता। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट आया था कि एक्स स्क्वायर का अगर अंडर रूट है तो उसको मॉड एक्स लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो वो मॉड जेड नहीं होता, वो प्लस माइनस जेड होता है, ठीक है। इन पर डिस्कशन एक बार हम लोग और करेंगे जब nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे एक बार और डिस्कशन इसका किया जाएगा, ठीक है। तो क्या इस क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है आर्ग्यूमेंट यानी कि कोणांक। कोणांक को हम लोग को नेक्स्ट क्लास में शुरू करना है। तो नेक्स्ट क्लास में कोणांक को शुरू करेंगे। कोणांक को शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा टच करेंगे हम लोग। जो जो कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होने वाले हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जिसमें एक लेक्चर या 1.5 या 2 लेक्चर लग सकता है केवल ट्रिग्नोमेट्री देखने में। तो उस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग को एक ज़रूरत है ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत होगी, तो बिना उस ट्रिग्नोमेट्री हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग इंटर करेंगे आर्ग्यूमेंट टॉपिक में, ठीक है। इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो